फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइट ये चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर उपस्थित हूं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को लेकर के जो हमारे जीडी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसके द्वारा हम स्टैटिक जीके के साथ में इन सारे इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो देर न करते मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर नेहरू से कुछ और क्वेश्चन बढ़ सकता है कि बताइए 1929 का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अंग्रेजों से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज का मतलब क्या होता है कि हमारा शासन होना चाहिए, हमारा देश भारत, तो हमारा शासन होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए स्वराज शब्द किसने दिया? तो स्वराज शब्द उन्होंने दिया जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी ने है धन के व्यपगत का सिद्धांत दिया था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता पुरुष कहा जाता है। इनके जन्म दिवस के अवसर पे 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो है भारत के गुजरात में है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यह नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम है राम सुधार। इस बार के एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? तो जवाब होगा राम सुधार, ठीक है। नदी हो जाएगा नर्मदा, स्टेट हो जाएगा आपको गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी के बारे में जिन्होंने जो है लिखा हुआ था माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, इसके अलावा यंग इंडिया, ये सारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, तब गांधी के द्वारा जो है डू एंड डाई का नारा दिया गया था, करो या मरो। इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया है। चलिए अगले ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक 1916 जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में इन्होंने ये नारा दिया हुआ था। और इनकी बात की जाए तो इन्होंने गीता रहस्य, मराठा, ठीक है, ऐसी इन्होंने पुस्तकें और पत्रिका लिखी हुई है। इसके अलावा बात की जाए होम रूल लीग की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। और इन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। और इन्होंने कहा था कि देश को जो आजादी है वो भीख मांगने से नहीं मिलेगी, ये हमारा हक है, अधिकार है और इसे हमें छीनना पड़ेगा, इसके लड़ना पड़ेगा। ये गरम दल के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शंस है सरदार पटेल, माउंटबेटन, मॉन्टेग्यू या राजगोपालाचारी। तो इसका सही जवाब होगा राजगोपालाचारी, जिनको बोलते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर हुए। यदि वर्तमान की बात की जाए तो भारत आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। उसके पहले कौन थे? तो आपके थे उर्जित पटेल। और उसके पहले कौन थे? रघुराम राजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माउंट बेटन योजना कब आया? ऑप्शंस हैं
3 जून 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अप्रैल 1947 या 12 जुलाई 1947? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को आई, और इसी लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या हुआ, भारत के 3 टुकड़े किए गए। एक टुकड़ा कहलाया पाकिस्तान, दूसरा टुकड़ा कहलाया हिंदुस्तान, और तीसरा टुकड़ा जो है वो स्वायत्त क्षेत्र यानी कि जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए, राज्य हुए, उन्हें किया गया, जो प्रिंकली स्टेट कहा था, देशी रियासत। इसी तरह जो है हमारा देश 3 टुकड़ों में बट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है कृष्णा, मुजीबुर रहमान, जयप्रकाश नारायण या चित्तरंजन दास? तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। देश बंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। एक आपका यहां पे दिया मुजीबुर रहमान, इन्हें कहा जाता है बंग बंधु, मुजीबुर रहमान कहा जाता है। यदि जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो इन्हें जो है लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष सच्चिदानंद के स्थान पर कौन बना या किसको बनाया गया? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए। हुआ क्या था कि जब संविधान सभा बंद रही थी तो उस समय एक अध्यक्ष चुनना था, तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे सीनियर थे, और बुजुर्ग होने के कारण जो है इन्हें सबसे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन जब आगे कारवा बढ़ा, जब संविधान सभा कार्य करने लगी, संविधान का निर्माण होने लगा, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। यदि संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। यह भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। उस मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। यदि वर्तमान की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद 448 से ज्यादा हो चुके हैं, वो 8 अनुसूची 12 है और वो 22 भाग आज 25 है। ठीक है, भारतीय संविधान बनकर तब कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। इसीलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र हो गया, अर्थात हमारे देश को चलाने के लिए हमारे पास एक संविधान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शंस है 1942, 1920, 1935 या 1930? तो इसका सही जवाब होगा 1930। 1930 को 26 जनवरी को ही कांग्रेस के द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्योंकि अब देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, इसीलिए 1930 और इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ऑप्शंस है सिख, जैन, बौद्ध या इस्लाम? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। नालंदा जो है बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था, और यह नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था बौद्ध की शिक्षाओं के लिए। आपको पता होगा कि बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, उसी के द्वारा जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर जिला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? तो सुद्धोधन। इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसे क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसे कहा गया, हाँ तो इनका जो जन्म हुआ, जन्म नहीं, जब ये घर से निकले थे तब उस घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे कहा गया निर्वाण। और जब इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। और जब इनकी मृत्यु हुई तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किससे संबंधित था? ऑप्शंस हैं रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या जापानी क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा रूसी क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है मैसूर जिला, शिमोगा जिला, बेल्लारी जिला या हसन जिला। तो इसका सही जवाब होगा हसन जिला। और यहां देखिए जैन धर्म का जो पवित्र स्थल है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। ये पूछता है कि बताइए किस शासक की मृत्यु जो है संलेखा एवं संथारा विधि से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई? तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन मतावलंबी था और वह यही श्रवणबेलगोला में आकर संलेखा एवं संथारा विधि से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये संलेखा एवं संथारा विधि होता क्या है? तो जैन धर्म में ऐसी मान्यता है यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको अन्न जल सारा त्याग देना होगा, और अन्न जल पूरा त्याग करके यदि आपकी मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष मिलेगा। इसी को संलेखा या संथारा विधि कहा जाता है। तो इस विधि से मरने वाले राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध का शासक था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? ऑप्शंस है कांसे की मूर्ति, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विशाल अन्नागार। बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि विशाल स्नानागार होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ आपसे पूछ दे फेमस बताइए इमारत क्या थी, तो आपका जवाब होगा विशाल स्नानागार। लेकिन अगर आपका सबसे बड़ा पूछ दे विशाल तो आपका ग्रेन या विशाल अन्नागार आपका जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो एक शहरी सभ्यता थी और उसमें एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, इसलिए से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इन सारे जगहों का जो उल्लेख है जहां पे विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शंस है कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या राजकोट। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के एक संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत का जो है गवर्नर कौन था? जिसका नाम था डफरी। एक ट्रिक याद भी कर सकते हैं आप लोग कि कांग्रेस डफर होते हैं, तो याद हो जाएगा आपको कि कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था? डफरी ना कहा जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा बताइए कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन हुए? तो उनका नाम है A.O. ह्यूम। ठीक है, और इसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग W.C. बनर्जी भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ दे बताइए कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो आपका जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी। यदि आपसे पूछ दे सबसे पहली महिला कौन हुई? तो आपका जवाब होगा श्री एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष हुई। यदि आपसे पूछ दे सबसे पहले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे, आपका जवाब होगा सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। यदि आपसे पूछ दे बताइए कांग्रेस के सबसे पहले अंग्रेज अध्यक्ष या
यूरोपीय अध्यक्ष कौन हुए? आपका जवाब होगा जॉर्ज यूले। या आपसे पूछ दे सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले का नाम क्या हुआ? तो उनका नाम है अबुल कलाम आजाद। ये लगातार 6 वर्षों तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। या आपसे पूछ देगा बताइए महात्मा गांधी ने कौन सी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया था? तो आपका जवाब होगा 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव जो है वो कर्नाटका में है। या आपसे पूछ दे बताइए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कौन सा कांग्रेस का अध्यक्षता किया गया था अधिवेशन का? आपका जवाब होगा 1938 हरिपुरा अधिवेशन उनके द्वारा की गई थी। एक सवाल और बन सकता है कि बताइए स्वतंत्रता के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका जवाब होगा आचार्य JB कृपलानी। ये आजादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए बहुत क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शंस है 7, 12, 5 या 10। तो आपका सही जवाब होगा 10। ठीक है। अब ऋग्वेद की बात की जाए तो सबसे पहली बात कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन है? आपका जवाब होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हम लोगों ने गायत्री मंत्र लिया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, अर्थात मानव जो है वह 4 तरह से वर्ण बटा हुआ है। सबसे पहला वर्ण आता है आपको ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ऐसा कहा गया ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जिनका जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, उनका काम केवल ज्ञान देना होता है। और जिनका जन्म ब्रह्मदेव की भुजाओं से हुआ है उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, उनका काम होता है रक्षा करना, युद्ध करना, लड़ाई करना। और जिनका जन्म जो है ब्रह्मा जी के उदर से हुआ यानी पेट से हुआ है उसे कहा गया वैश्य, उनका काम अपना जीवन यापन, जैसे कि अध्यापक, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर जो भी थे उस समय के ये सारे जो है वो वैश्य समाज में आते, किसान भी ये वैश्य नहीं आते थे। और सबसे जो नीचे आते उसका कहा गया शूद्र, ब्रह्मा के जो जिसके पैर, जिनका जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है उन्हें कहा गया शूद्र। इनका काम था इन तीनों जो भी वर्ण है उनकी सेवा करना, सफाई वगैरह करना। तो ये सब चीजों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपका जवाब होगा मुंडोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। एक और क्वेश्चन आता है सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो है कहां से लिया गया है? तो इसका जवाब होगा मांडुपनिषद। थोड़ा सा अंतर है, मुंडोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते और मांडुपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यमराज और नचिकेता के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन कहां मिलता है? तो आपका जवाब होगा काठोपनिषद। काठोपनिषद में जो है नचिकेता और यमराज के बातचीत का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शंस है 350 मील, 400 मील, 241 मील या 123 मील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 241 मील। यदि बात की जाए इस दांडी यात्रा की तो महात्मा गांधी ने यह दांडी यात्रा की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को और यह समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। यह दांडी यात्रा पूरे 24 दिनों तक चली थी और गांधी जी के साथ जो है 78 या 79 अनुयायियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? ऑप्शंस है प्रशासनिक सुधार, हुमायूं पर जीत, धर्मनिरपेक्ष अभिवृद्धि या श्रेष्ठ जनरल होना। तो इसका सही जवाब होगा प्रशासनिक सुधार। शेरशाह जो है अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए काफी फेमस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर पूछने का शेरशाह का किला कहाँ है? तो आपका यहाँ है बिहार में। शेरशाह का जो मकबरा है वो आपको बिहार के सासाराम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जैन धर्म को कौन सा त्रिरत्न नहीं, यानी कौन सा ऐसा त्रिरत्न है जो जैन धर्म में नहीं है? ऑप्शंस है सही ज्ञान, सही विश्वास, सही दृष्टि या सही, यहां पे सही दृष्टि दो बार हो गया है। ठीक है, यहां का क्वेश्चन रॉन्ग है।
अब इतना ही समझिए कि जैन धर्म के जो है त्रिरत्नों कहा किसको कहा जाता है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ऑप्शन होंगे। बाद में आप क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? ऑप्शंस हैं पतंजलि, भागवत, आत्रेय या बुद्धकान। तो इसका सही जवाब होगा पतंजलि। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हुए कहा गया महर्षि पतंजलि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप है? अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, और वहीं पे जो है एलोरा की गुफाएं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1788, 1789, 1889 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1789। 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था? ऑप्शंस है सतारा, झांसी, अवध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवध। अवध पे जो है कुशासन का आरोप लगाकर जो है अंग्रेजों ने अपने राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, हड़प नीति का सिद्धांत किसका था? ऑप्शंस है कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिक या कैनी। तो इसका सही जवाब होगा डलहौजी। अगर डलहौजी की बात की जाए तो डलहौजी के समय में ही सबसे पहले 1853 में ट्रेन चली थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। और इसी डलहौजी ने जो है व्यपगत का सिद्धांत दिया था। डाक व्यवस्था के लिए जो है इसी के समय शुरुआत हुआ था। यदि कॉर्नवालिस की बात की जाए तो कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी। यदि विलियम बेंटिक की बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो 1829 में जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। किसकी सहायता से? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठीक है, चलिए ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि नए हो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। हम लोग ये टेस्ट सीरीज जो है जीडी के लिए हर सब्जेक्ट का लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।